Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 6th of May 2023। 6 मई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और आज जो टाइमिंग है, मतलब ये जो सुबह की टाइमिंग है, यही टाइमिंग आपकी रहेगी द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आप लोग का आगे का दिन का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और वो आपका सेव रहे। ठीक है, तो विल बी ऑन टाइम नाउ एंड स्टार्ट करते हैं आज के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पहले क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला सवाल है, अभिनय दर्पण अ फेमस ट्रीटाइज ऑन डांस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई अभिनय दर्पण? ऑप्शंस आर ए भारत मुनि, बी नंदिकेश्वरा, सी कालिदास या डी भाष। तो आपको ये आंसर देना है। आई होप आप सबने पढ़ा होगा इसको। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी नंदिकेश्वरा, जिन्होंने अभिनय दर्पण लिखी है, फेमस ट्रीटाइज ऑन डांस। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी थी, ये भी आपको पता होगा। कालिदास के तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, है ना, और मतलब बहुत मेघदूतम, बहुत सारे अलग अलग उन्होंने लिखे हैं। और दूसरा सवाल है, तोलकाप्पियम द संगम लिटरेचर रिफर्स टू 4 कास्ट्स अकॉर्डिंगली वनिगार्स वर। वनिगार्स कौन थे? टोलकाप्पियम, संगम लिटरेचर में जो तोलकाप्पियम था उसके अकॉर्डिंग वनिगार्स कौन से थे? ऑप्शंस आर ए रूलिंग क्लास, बी प्रीस्ट, सी ट्रेडर्स या डी एग्रीकल्चरलिस्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी ट्रेडर्स। इसका आंसर है सी ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों से बन गया होगा। तोलकाप्पियम जो है 4 कास्ट को मेंशन करता है। पहला है आरासार, आरासार वॉज द रूलिंग क्लास। सेकेंड इज अंथानार, अंथानार वॉज द प्रीस्ट क्लास। वनिगार, वनिगार वॉज द ट्रेडर क्लास। एंड वेल्लालार, दैट वॉज द एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास। याद रखिएगा, आरासार वॉज द रूलिंग क्लास, अंथानार वॉज द प्रीस्टली क्लास, वनिगार्स वर द ट्रेडर्स एंड वेल्लालर्स वर द एग्रीकल्चरलिस्ट। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है ना, तो सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड वाज फाउंडेड बाय सेज कपिला। दिस वाज दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दिस स्कूल डेवलप्ड द एटॉमिक थ्योरी दैट इज ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दे आर्ग्यूड द सैल्वेशन कुड बी अटेन्ड थ्रू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस? ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 एंड 2। देखो इसका किक करके मैं आपको बताऊं तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है, दैट इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड वाज फाउंडेड बाय सेज कपिला, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा है कि दिस स्कूल डेवलप्ड द एटॉमिक थ्योरी दैट इज ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये गलत स्टेटमेंट है। ये वैशेषिका स्कूल थी जिसने कहा था कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड ऑल। ये वैशेषिका स्कूल में कहा गया था, ना कि सांख्य में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा सही है कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज से आप अटेन कर सकते हैं सैल्वेशन को। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। इसमें पीआईबी के भी न्यूज़ आपको मिल जाएंगे और जो अदर न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट है वो भी मिल जाएंगे। तो पहली न्यूज़ तो है कि यूनेस्को ने एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस। याद रखिएगा, डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस। अगर आपसे कोई पूछता है किसने ये रिपोर्ट निकाली डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस नाम की, तो ये निकाली यूनेस्को ने, एंड विच हाईलाइटेड द नीड्स फॉर इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन फॉर आर्टिस्ट्स हु हैव बीन अफेक्टेड बाय आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल कैलामिटीज। तो अगर कोई भी आर्टिस्ट इन कारणों से परेशान होता है, मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, नेचुरल कैलामिटी से, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए उसको प्रोटेक्शन इंक्रीज होना चाहिए। तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट है डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस। ठीक है ना, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। बात कर लेते हैं थोड़ा यूनेस्को की, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को जो है उसका है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका एम है प्रोवाइडिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंसेस एंड कल्चर। ठीक है ना, तो इसका एम क्या है? टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर।
यूनेस्को का जो फाउंडेशन है वो 1945 में हुआ था एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कलेक्शन कोऑपरेशन सॉरी। तो इसके पहले यूनेस्को के पहले जो लीग ऑफ नेशंस मतलब यूएन के पहले लीग ऑफ नेशंस था, उसकी एक संस्था थी इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। तो उसी के सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूनेस्को जो है 1945 में फाउंडेशन हुआ था। 193 मेंबर स्टेट्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं, as well as partners in non-governmental, intergovernmental and private sector also are there. हेडक्वार्टर इसका है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। यूनेस्को का गवर्नेंस होता है जनरल कॉन्फ्रेंस के साथ, विच इज कंपोज्ड ऑफ द मेंबर स्टेट्स एंड एसोसिएट मेंबर्स, है ना, याद रखिएगा। एंड इट्स इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड विच मैनेजेस द यूनेस्कोज वर्क एंड अपॉइंट्स एवरी 4 years अ डायरेक्टर जनरल। हर 4 साल में इसका एक डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनेस्को एंड ऑल। दूसरी जो न्यूज़ है वो है न्यूयॉर्क हैज़ टेकन अ मॉन्यूमेंटल स्टेप इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज नाउ। तो न्यूयॉर्क ने एक बड़ा स्टेप लिया है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। क्या किया है इन्होंने? इट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के अंदर का जो अलग अलग 50 स्टेट्स आते हैं उनमें से ये पहला स्टेट बन गया है टू बैन द नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इन द मोस्ट न्यू बिल्डिंग। सो न्यूयॉर्क हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू बैन द नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इन मोस्ट न्यू बिल्डिंग। तो पहली सिटी है न्यूयॉर्क, कहना चाहिए एक तरीके से, नॉट स्टेट, पहली सिटी बन गई है जो जिसने की नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इन मोस्ट न्यू बिल्डिंग्स, जो नई बिल्डिंग्स उसमें इनको बैन कर दिया है, ठीक है ना। तो दे हैव बैन्ड द नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इन द न्यू बिल्डिंग्स एंड दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला है द पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, द पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज। अब पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, बर्लिन में 2-3 मई के बीच में भी हुआ था रिसेंटली। जर्मनी एंड यूएई ने इसको होस्ट किया था। याद रखिएगा, जर्मनी और यूएई ने होस्ट किया था द पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखना ये टर्म, पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज किसने होस्ट किया था? जर्मनी प्लस यूएई ने किया था अभी रिसेंटली। और ये कहाँ पे होस्ट हुआ था? एंड ये हुआ था बर्लिन में, ठीक है ना। यूएई आप सबको पता है कि 28th COP जो होगा, COP 28 जो होगा वो यूएई में ही होगा। याद रखिएगा, यूएई में ही होगा 28th COP। अभी 27th कहाँ हुआ था? शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, ये भी याद रखना। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, याद रखिएगा, दिस कॉन्फ्रेंस बेसिकली ब्रॉट टुगेदर मिनिस्टर्स फ्रॉम 40 कंट्रीज टू डिस्कस द वे फॉरवर्ड टूवर्ड्स COP 28। जो पीटर्सबर्ग डायलॉग था क्लाइमेट चेंज में, उसमें 40 मेंबर्स गए थे जिन्होंने डिस्कस किया कि भैया क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए COP 28 के लिए, है ना। डिस्कशंस वर ऑन दैट। अगला है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब ये USCIRF नाम की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक कहना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करता है, कमेटी के रूप में काम करता है। और यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बोलते हैं इसको। रिसेंटली ये इसने रिलीज़ की है 2023 एनुअल रिपोर्ट, ठीक है ना। 2023 की एनुअल रिपोर्ट इसने रिलीज़ की है, जिसमें हाईलाइट किया गया है स्टेट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बोलते हैं। आई थिंक कांग्रेस की एक कमेटी के रूप में ये काम करता है वहाँ पे, और उसने ये रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ये कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न में आती है। इंडिया को उसने कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न में डालने की बात कही है। इंडिया ने हालांकि इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया ऑल टुगेदर और कहा है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, याद रखिएगा। और ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रिपोर्ट निकालते हैं। तो ये तो रही बात कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स की। आगे मूव करते हैं। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस फ्लड क्राइसिस हिट मणिपुर। अब यहाँ पर मणिपुर में आप सबको पता है कि मीटीज़ और कुकी जोमी जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, बिकॉज मीटीज़ को ST स्टेटस देने की बात की जा रही थी, जिसके अगेंस्ट कुकी ट्राइब जो वहाँ पे है, हिल ट्राइब्स हैं, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल है, इनको आप क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। अब यहाँ पे इशू ये होगा कि मणिपुर के DGP का ये कहना है कि सेंटर ने आर्टिकल 355 इन्वोक कर लिया है, वहीं पे
पे जो होम मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि कोई ऐसा आर्टिकल इन्वोक नहीं किया गया है। तो बात थोड़ा सा आर्टिकल 355 की कर लेते हैं। आर्टिकल 355 एम्पावर्स द सेंटर टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ये लाइन याद रखिएगा, आर्टिकल 355 एम्पावर्स द सेंटर टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिनाई किया है कि उन्होंने आर्टिकल 355 इन्वोक कर लिया, नहीं, जो इंटरनल पीस के लिए इंपॉर्टेंट है वो किया जा रहा है, हालांकि आर्टिकल 355 को इन्वोक नहीं किया गया है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है एनसीएससी आस्क्स पंजाब गवर्नमेंट टू सबमिट रिपोर्ट ऑन सेक्सुअल मिसकंडक्ट चार्जेस अगेंस्ट मिनिस्टर। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने एक नोटिस इशू किया है पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल के, ताकि एक जो मिसकंडक्ट लालचंद कटरू चाक नाम के मिनिस्टर थे, है ना, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है ना, तो उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एनसीएससी की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द एससी कम्युनिटी। ऑब्वियसली बात है, एससी कम्युनिटी उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका काम है। एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ताकि उनका जो स्टेटस है, एससी का स्टेटस है, वो प्रोटेक्टेड रहे, प्लस उनके जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो उनको मिल सके, उनके अगेंस्ट कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। साथ ही एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल इंटरेस्ट जो है एससी कम्युनिटी का, उसको भी फर्दर करता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। था पहले क्या, पहले एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करते थे जिनको अपॉइंट किया गया, फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि भाई स्पेशल ऑफिसर से काम नहीं चलेगा, कमीशन बनाई जाएगी, है ना। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, याद रखिएगा इसका मेन एक्ट यही है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया, विच रिप्लेस्ड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो पहले दो अलग, मतलब एक मिली जुली कमीशन थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो तो बोलते थे इसको, तो उनको अलग किया गया ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 का, उसने रिप्लेस किया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अलग हो गई, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग हो गई। 2004 में सूरज भान जी की लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में पहली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट फॉर्म की गई। तो पहली जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है उसके चेयरमैन कौन थे? सूरज भान। कंपोजिशन की अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट इनको करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन जो एनसीएससी का होता है उसका स्टेटस एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है, एंड वाइस चेयरमैन का रैंक होता है स्टेट मिनिस्टर के बराबर। अभी करंटली 5th एनसीएससी जो है वो प्रोग्रेस में है, तो ये भी याद रखेगा। अब ये पहले आर्टिकल 338 में है, याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। स्पेशल ऑफिसर के बारे में भी आर्टिकल 338 में ही मेंशन्ड है। आर्टिकल 338 भी 338A भी आता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 338A जो आता है वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। आर्टिकल 338A किससे रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्टिकल 338B जब हम बात करेंगे तो नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो है, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन है 338B, उसमें वो आता है। तो ये दोनों आर्टिकल्स भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। एक एडिटोरियल जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है द हॉरिजॉन फॉर इंडिया बियॉन्ड द G20 एंड SCO समिट। आप सबको पता है कि G20 की भी प्रेसिडेंटशिप इस बार इंडिया के पास है ना। ट्रॉइका जो बना है वो क्या है? इंडोनेशिया के पास थी, इंडिया के पास है, और अगली किसके पास जाएगी? ब्राज़ील के पास जाएगी। तो ये ट्रॉइका के बारे में पता रखिएगा, G20 का। आपके लिए छोटा सा सवाल ये है कि कमेंट सेक्शन में G20 के मेंबर्स लिख करके बताओ जितने याद हैं, है ना, जितने याद हैं, मतलब ईमानदारी से जितने याद हैं उतने लिख देना। 10
10 याद है 10 लिख देना, 5 याद है 5 लिख देना, 6 याद है 6 लिख देना, लेकिन लिखना ज़रूर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। दूसरा, यहाँ पे एससीओ समिट की भी प्रेसिडेंटशिप इस बार इंडिया के पास है 1 साल के लिए, है ना, तो ये भी आपको पता होगा। और अभी गोवा में फॉरेन मिनिस्टर्स आए ही थे मिलने वहाँ पे, आप सबको ये भी पता होगा। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। अब यहाँ पे इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या है, ऑब्वियस सी बात है, पहले हम इंडिया की प्रायोरिटीज़ देख लें। तो ऑथर ने यहाँ पे इंडिया की प्रायोरिटीज़ बताई हैं कि इंडिया की प्रायोरिटीज़ है क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स ऑफ द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, है ना, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे लेकिन ये प्रायोरिटीज़ थी ज़रूर, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बैक सीट पे चली जाएंगी क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुकी है, ठीक है ना। क्यों डिटीरियोरेट हो चुकी है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यूक्रेन रशिया का वॉर अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर नाउ। इंडिया को अगर ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट हमको मिल पाएगा तो वो एक मतलब मिसनोमर टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि G20 अपनी वैल्यू डिक्लाइन होती जा रही है, G20 की जो वैल्यू है डिक्लाइन होती जा रही है। ऑथर के अकॉर्डिंग G20 इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहा है, इनफैक्ट G20 से ज़्यादा वैल्यूएबल SCO समिट है, ठीक है ना। तो ये भी ऑथर ने कहा है। ऑथर ने कहा है कि अगर हमको कुछ अच्छा करना है फ्यूचर में, या अगर हम चाहते हैं कि कुछ बेनिफिट निकले, तो हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बीच में हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा, एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको काउंटर करना पड़ेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस किसके बीच में बनाना है? आपका जो रशिया का कैंपेन है और यूएसए का जो ग्रुप है ना, रशिया और यूएसए ग्रुप के बीच में हमको बैलेंस बनाना है। आप सबको पता है कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस थोड़ा मतलब कहना चाहिए कि एक तरीके से मतलब उनका स्टेट ऑफ फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। स्टेट ऑफ फ्यूचर क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि रशिया और यूक्रेन का वॉर कितना लंबा चलेगा, उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट यूएसए भी नहीं चाहेगा कि इंडिया रशिया को सपोर्ट करता रहे, और इंडिया रशिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओपनली वो भी नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट बैलेंस विच इंडिया हैज़ टू मेंटेन। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो बताया वो बताया चाइना को। तो चाइना फैक्टर इज देयर। चाइना फैक्टर क्यों एक बहुत बड़ा इशू है? क्योंकि सबसे पहले देखो यहाँ पे इशूज अगर हाईलाइट करो तो चाइना ने इंडिया के बॉर्डर एरियाज में असर्टिवनेस दिखाया है। सबसे पहले तो बॉर्डर को ही उसने परेशान करके रखा है। दूसरा, उसकी एग्रेसिव पॉलिसी है वाटर वाली भी, है ना, मतलब कि मैरीटाइम पॉलिसी भी बहुत एग्रेसिव है चाइना के। साउथ चाइना सी पे एक्सकर्शन करते रहते हैं, आइलैंड बनाते रहते हैं, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज दैट। थर्ड है जो चाइना का डिप्लोमेसी में स्टेटस बढ़ा है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया को एक ही टेबल में ला करके उन्होंने मतलब दोनों के बीच में समझौता करवा दिया, है ना। तो दैट इज द स्टेचर ऑफ चाइना इज इंक्रीजिंग इन द इंटरनेशनल डोमेन। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस अब चाइना का होने लगा है ना। और आप देखें अगर तो मिडिल ईस्ट में भी चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इंडिया और बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं इंडिया जैसे जिनको साइडलाइन करता जा रहा है चाइना। तो दैट इज द मेजर इशू विच इंडिया हैज़ टू फेस। न केवल हमारे लद्दाख और इधर के बॉर्डर्स एरियाज में, बल्कि मैरीटाइम रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में भी। अभी आपको पता होगा कि चाइना ने एक चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बहुत सारे इंडियन ओशन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। अब इंडिया ने नहीं किया अलग बात है, लेकिन बहुत सारे इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था। प्लस चाइना हमसे इसलिए भी नाखुश रहता है क्योंकि हमने क्वाड ज्वाइन किया, हमने मालाबार एक्सरसाइज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ की। तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को ये सब समझ में आ रहा है कि हम इंगेजमेंट अपना यूएसए के साथ बढ़ाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है जब यूएसए और चाइना चिर प्रतिद्वंदी है तो दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, है ना, सिंपल सी बात है। तो वही वाली चीज़ है। अब मैंने आपको वेस्ट एशिया में बता दिया चाइना की मस्कुलर पावर, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिवनेस सारी बढ़ती जा रही है। एंड ऐसे में ये जो चैलेंज है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि हमको चाइना की तरफ से आने वाले साइबर वॉरफेयर और दूसरे ऐसे उनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सुनजू का नाम आपने सुना होगा, द आर्ट ऑफ वॉर और ये सब किताब उसने लिखी है ना। तो उसने सुनजू की एक किताब थी जिसमें उसने विनिंग वॉर्स विदाउट फाइटिंग कहा था, थ्रू अवॉइडिंग द एनिमीज स्ट्रेंथ एंड अटैकिंग हिज वीकनेस, है ना। तो इंडिया को अपनी वीकनेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया को अपनी वीकनेस को अपनी मतलब उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जो टर्मोइल से साउथ एशिया के, हमको उनसे भी सावधान रहना है। जैसे कि अफ़गानिस्तान, आपको पता है कि वहाँ पे तालिबान के आने के बाद से हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हुआ है। अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा हमारा वो नहीं, क्योंकि दोनों ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी नहीं है और श्रीलंका एक तरीके से चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में है, वो भी, है ना। इसके अलावा रशिया के साथ हमारे
सारे जो हैं वो प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ अनसर्टेनिटी में है। जो हमारे रिलेशन है रशिया के साथ, दे आर इन द प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड हमको भी कोशिश करनी पड़ेगी कि एक तो पीस प्रिवेल करे, दूसरा जब पीस प्रिवेल करेगा तब तो हम कुछ आगे बड़ा कर पाएंगे ना। तो दैट दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर अमंग सेवरल ऑटोमेशन इनिशिएटिव्स ऑफ आर्मी। आर्मी में बहुत सारे ऑटोमेशन के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, BSS। याद रखिएगा, ये आ रहा है प्रोजेक्ट संजय के अंतर्गत। लिख लीजिए इस चीज को, प्रोजेक्ट संजय के अंतर्गत। संजय, आप सबको पता होगा कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था तो धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, तो धृतराष्ट्र को जो युद्ध देखा गया था वो संजय की आंखों से देखा गया था, है ना। तो ये जो बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है ये प्रोजेक्ट संजय के अंतर्गत डेवलप किया गया है, इट्स बीइंग डिप्लॉयड अंडर दैट। एंड इसमें क्या किया जाएगा, द एम इज टू हैव सर्विलेंस सेंटर फॉर ऑल द फील्ड फॉर्मेशंस बाय दिसंबर 2025। जितनी भी इंडियन आर्मी की फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनकी की पूरी जो लाइव स्थिति रहेगी उसके ऊपर एक सर्विलांस प्रॉपर रहेगा, प्लस उनकी सारी फील्ड फॉर्मेशंस की बारे में उनकी लाइव जानकारी उनको मिलती रहेगी। It will integrate thousands of sensors which will enable providing an integrated surveillance picture to the commanders and staffs at all level। Especially जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर में कमांडर्स हैं उनको 24 घंटे 24/7 एक इंटीग्रेटेड सर्विलांस पिक्चर मिलती रहेगी उनके सारी फील्ड फॉर्मेशंस की। दिस इज व्हाट द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम विल लुक लाइक, एंड ये दिसंबर 2025 तक करने की संभावना है, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। इसके अलावा इसमें आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग में ये ईजी रहेगा। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल गाजियाबाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इट इज़ द प्रोजेक्ट सिस्टम इंटीग्रेटर, एंड ये आपको याद रखना है। देन इसके अलावा 2025 दिसंबर तक इसको इंटीग्रेट करना है। इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लाया जाएगा, Army Information and Decision Support System, which will be an upgraded and redesigned version of erstwhile Combat Information Decision Support System। इसके पहले था Combat Information Decision Support System, अब उसको लाया गया है Army Information and Decision Support System के रूप में। एक अपग्रेडेड एंड ज़्यादा रीडिज़ाइंड वर्जन है जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स और ज़्यादा रहेंगे एंड बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कॉल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल फॉर आर्मी, सामा, याद रखिएगा। सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल फॉर आर्मी हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनपुट्स फ्रॉम ACCS, BSS, ECTRP, सबके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सेंटर लुक्स इनटू ऑप्शंस टू काउंटर EU's कार्बन टैक्स प्लान। अब मैंने आपको करंट अफेयर्स सीरीज में बताया था अभी CBAM के बारे में, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन ने प्लान किया है कि दूसरी कंट्रीज से आने वाले ऐसे प्रोडक्ट जिनको बनाने में कार्बन एमिशन हुआ होगा उसके ऊपर एक टैक्स वो प्लान कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग अ टैक्स, है ना, टैक्स लेवी जनवरी 2026 वो प्लान कर रहे हैं, एंड इट विल हिट इंडियन मेटल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली बात है, इंडिया के मेटल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा ये हिट करेगा। जनवरी 2026 से ये टैक्स लेवी की जाएगी। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज देयर, इसको याद रखिएगा। क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको प्रोड्यूस करने में कार्बन एमिशन हुए होंगे उनके ऊपर एक कार्बन टैक्स लेवी किया जाएगा, ठीक है ना। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री इज बेसिकली एक्सप्लोरिंग वेरियस ऑप्शंस टू कोप अप विद द डिसीजन। इसके साथ कैसे कोप अप किया जाए इसके बारे में देखा जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और अगर न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ पे है मनरेगा वर्कर्स में गेट टेक्स्ट मैसेज कंफर्मिंग द अटेंडेंस। आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम आया था मनरेगा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS, ठीक है ना, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब उसमें इश्यूज़ ये आ रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई नेटवर्क पैची है तो हमको ये नहीं पता चलता कि अटेंडेंस लगी है कि नहीं लगी है, एंड हमको लूज़ हो रहा है, हमारा पैसा लॉस कर रहे हैं, हम जिस दिन काम कर रहे हैं उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए NIC को बताया गया, तो NIC ने कहा कि वी आर लुकिंग एंड वी आर ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। कैसे फिक्स करेंगे, नाउ दे विल इंटीग्रेट अ मैसेजिंग सिस्टम, कि आप अटेंडेंस लगाएंगे तो आपको मैसेज मिलेगा। जब तक आपको मैसेज नहीं मिलता इसका मतलब कि अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स
थिंग्स विल बी डन। देखते हैं कितना जल्दी ये कर पाते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। इंडिया सेट टू मल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द न्यूक्लियर पावर। अब इंडिया जो है वो एक ऑप्शन कंसीडर कर रही है ओवरटर्निंग अ बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट्स न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री। अभी तक न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में बैन लगा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, 0% फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर एनर्जी में। अब वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक प्राइवेट फर्म्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया जाए फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द न्यूक्लियर गवर्नमेंट। ऐसा सोचा जा रहा है, अभी तक किया नहीं गया है। क्लीन एनर्जी को पुश देने के लिए ऐसा सोचा जा रहा है, ताकि ये मेजर्स वैसे एक रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट पैनल सेटअप बाय द नीति आयोग के द्वारा एक गवर्नमेंट पैनल बनाया गया था। उसने ये कहा है कि आप कर सकते हैं ऐसा, ओवरटर्न जो बैन लगा है प्राइवेट सेक्टर को उसको आप हटा सकते हैं। द एम इज़ टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, ताकि आप ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करें जो कि क्लीन हो और जिससे कि जो कार्बन एमिशन है वो भी घट जाए। तो दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज़ एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।